बच्चों, आज हम मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत लेते हैं। इतिहासकार वीए स्मिथ ने कहा है कि मौर्य वंश का आगमन इतिहास में अंधकार से प्रकाश में गमन है। उसके कथन का तात्पर्य यही है कि मौर्य काल से इतिहास जानने के लगते हैं। मौर्य वंश का इतिहास साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साधनों से जाना जाता है। सुविधानुसार साहित्यिक सामग्री को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला देशी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। देशी साहित्य की श्रेणी में संस्कृत, पाली एवं प्राकृत ग्रंथों को रख सकते हैं और इन ग्रंथों से हमें मौर्य शासकों की वंशावली, उनके प्रमुख कार्यों का उल्लेख तथा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में प्रधान हाथ उसी का था। अतः उसने जो कुछ अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन शासन व्यवस्था के विषय में लिखा है वह सत्य ही माना जाना चाहिए। उसका मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र है जो 15 अधिकरणों में विभक्त है तथा उसमें 6000 श्लोक है। यह संस्कृत गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया और उसका रचना काल 321 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व माना जाता है। परवर्ती शोधों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र मौर्य काल में रचा गया था। नीलकंठ शास्त्री इसके महत्व को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारतीय राजनीति में वही स्थान प्राप्त है जो भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को है। कई लेखकों ने अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस व अरस्तु के पॉलिटिक्स से की है। इस ग्रंथ का मूल विषय शासन विधान है। चाणक्य ने राजा को सर्वोच्च माना है, परंतु फिर भी उसका शासक मनमानी करने को स्वतंत्र नहीं था। वह जनहित का विशेष ध्यान रखता था और अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु वह अपने मंत्रियों की सलाह लेता था। उसने मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की थी। चंद्रगुप्त प्रजा के हित में अपना हित समझता था। उसने राजा की सुरक्षा पर भी काफी जोर दिया है और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सुरक्षा के लिए वह सब प्रबंध करता था जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेखित किए हैं। यह सही है कि कौटिल्य ने केंद्रीय प्रशासन पर अधिक प्रकाश नहीं डाला, पर नगर प्रशासन पर विशद प्रकाश डाला है। उसने उसके स्वामी चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र का शासन ठीक उसी प्रकार का था जो उसने अपने ग्रंथ में बताया। कौटिल्य अपराधियों को क्षमा करने के पक्ष में नहीं था। इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य का न्याय प्रशासन कठोर भी हो गया था। कौटिल्य यह जानता था कि स्थायी शासन हेतु सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। अतः उसने चंद्रगुप्त मौर्य को जनता से कर वसूल करने की मंत्रणा अवश्य दी है, पर कर इसी प्रकार वसूल किया जाना चाहिए जिस प्रकार माली बाग में पके पके फूलों को चुन लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र वह एक अमूल्य ग्रंथ है जिससे मौर्य प्रशासन और कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी थे। तीसरा, पुराणों में कल्पना व अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण निसंदेह अधिक मात्रा में मिलता है, तथापि पुराणों से विभिन्न राजवंशों की अच्छी जानकारी मिलती है। मौर्य वंश भी पुराणों से विलग नहीं रह सका है। पुराणों में नंद वंश के विनाश का वर्णन भी मिलता है, तो मौर्य वंश की स्थापना तथा उसकी उपलब्धियों का विवरण भी उपलब्ध है। पुराणों में राजाओं की वंशावली दी है जिससे मौर्यों का कालक्रम निर्धारित करने में सुगमता होती है। ब्राह्मण कौटिल्य ने इस वंश का समूल विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाया था। चौथा, मुद्रा राक्षस। ऐसा माना जाता है कि गुप्तकालीन विशाख दत्त ने 5वीं सदी में मुद्रा राक्षस की रचना की थी। यह संस्कृत भाषा में रचित है और इस नाटक का नायक कौटिल्य है। इस नाटक से ज्ञात होता है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक इतिहासकार के शब्दों में संस्कृत साहित्य का संभवतः यह प्रथम जासूसी नाटक है। इस नाटक से उन परिस्थितियों एवं घटनाओं का बोध होता है जिनसे नंदवंश का पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इस नाटक से मौर्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। एक प्रवर्तक की सहायता से चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का विनाश किया था और इस नाटक से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जन्म एक शूद्र स्त्री के गर्भ से हुआ था। अन्य संस्कृत ग्रंथ, यद्यपि पाणिनि के अष्टाध्यायी मूल रूप से व्याकरण,
के से संबंध है, फिर भी इससे पूर्व मौर्य तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की यथेष्ट जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य भी अप्रत्यक्ष रूप से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का साधन बनता है। इसके अलावा सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी जैसी पांचवा, बौद्ध तथा जैन साहित्य। तत्कालीन बौद्ध तथा जैन साहित्य के ग्रंथ भी मौर्य वंश की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होते हैं। महावंश की टीका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालती है, जबकि महाबोधि वंश मौर्य वंश की जानकारी प्रस्तुत करता है। अशोक प्रारंभ में अत्याचारी था तथा बाद में अहिंसा का प्रबल समर्थक बना, यह तथ्य भी बौद्ध ग्रंथ ही उजागर करते हैं। महापरिनिर्वाण नामक बौद्ध ग्रंथ ने यह प्रमाणित करना चाहा कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, और अन्य बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, मिलिंद-पन्हो, दिव्यावतान और मंजुश्री मूलकल्प। मिलिंद-पन्हो से नंद की सेना के विनाश का पता चलता है। छठा, जैन ग्रंथों। जैन ग्रंथों ने भी मौर्य शासकों के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। यह जैन ग्रंथों से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन बन गया था, और उत्तरी भारत में अकाल पड़ जाने से वह दक्षिण में चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में उपवास संधारा करके प्राण त्याग दिए थे। यह जानकारी भी जैन धार्मिक ग्रंथों से ही मिलती है, और परिशिष्ट पर्व नामक जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली प्रस्तुत करता है। स्रोत रूप में अन्य जैन ग्रंथ भी ले सकते हैं। यह क्षेमचंद्र द्वारा रचित व्रत कथा मंजरी है। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन तथा अंतिम नंद वंश के राजाओं के साथ उसके संघर्ष की जानकारी मिलती है। सातवां, मौर्यकालीन शिलालेख। मौर्य काल के अनेक शिलालेख व स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं, और रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इसी शिलालेख से उसके प्रशासन की जानकारी भी मिलती है, और मैसूर के शिलालेख से प्रमाणित करते हैं कि मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत में भी विस्तृत था, और अशोक के शिलालेख व स्तंभ अभिलेख इस दिशा में ऐतिहासिक महत्व के सिद्ध हुए। इन अभिलेखों से अशोक के धार्मिक विचार तथा तत्कालीन समाज की नैतिक अवस्था का पता चलता है। शासन व आम जनता के बीच किस प्रकार के संबंध थे, ये जानकारी भी अशोक के अभिलेखों से ही मिलती है। अशोक ने प्रजाहित के लिए क्या कदम उठाए, यह भी पता हमें उसके अभिलेखों से ही होता है। इनके अलावा तत्कालीन स्थापत्य कला की जानकारी भी हमें अभिलेखों से मिलती है। आठवां, गुहा अभिलेख। बिहार में गया और समीप बाराबार की पहाड़ियों में अशोक के 3 गुहा अभिलेख उपलब्ध हुए, जिनमें इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए जाने की सूचना है। नवा, भवन तथा स्मारक। मौर्य प्रशासन में अनेक भवन तथा स्मारक बनाए गए। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक स्तूप, विहार तथा गुफाएं बनवाई। इन भवनों में सांची व भरूच के स्तूप अति उल्लेखनीय है। उनसे इस समय की स्थापत्य तथा मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। गुफाओं में बने चित्रों से तत्कालीन चित्रकला, स्थापत्य कला तथा कारीगरों की दक्षता का चलता है। 10वां, उत्खनन कार्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में पुरातात्विक सामग्री की प्राप्ति के लिए जगह जगह खुदाई हो रही है। उसमें मौर्यकालीन स्थल भी प्राप्त हुए, और उत्खनन में मृतभांड मिले हैं जो तत्कालीन उच्च कला के प्रदर्शक है। भवन कास्ट निर्मित मिलते हैं। अशोक का महल भी कास्ट निर्मित था। मकानों के बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अशोक के साथ में प्रयुक्त कास्ट